सुजीत मुखर्जी सियालदह पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक आदमी जो पिछले 8-9 साल से गुजरात के सूरत शहर में रह के साड़ी का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसकी इच्छा होती है कि मैं कोलकाता बंगाल में जाकर अपना एक बिजनेस शुरू करूं। तो वो साइट देखने के लिए अपने टीम के साथ कोलकाता पहुंच जाता है। उसके टीम में 20-25 आदमी थे। जो वो शोरूम खोलने वाला था साड़ी का, उसके लिए जगह देखनी थी। जिस जगह को चुना गया है, अपने पूरे टीम के साथ सुजीत वहाँ पहुँचता है। गर्मी का दिन था और उस समय दोपहरी हो चुके थे। तो सुजीत अपने मैनेजर से कहता है कि कुछ जूस वगैरह का इंतज़ाम कराओ। वहाँ से कुछ दूरी पर एक महिला गन्ने का जूस ठेले पर लगाकर बेचा करती थी। तो वो मैनेजर उस ठेला वाली को ही उस ग्राउंड में बुला लेता है। चूँकि वहाँ पे 20-25 आदमी थे तो 1-2 गिलास से तो काम चलने वाला नहीं था, इसीलिए उस ठेला वाली को उस ग्राउंड में ही, उस साइट पर ही बुला लिया जाता है। सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और ठेला वाली से मैनेजर कह देता है कि गन्ना का जूस निकाल कर सब तक जूस पहुँचाओ। वो गन्ने वाली अपने काम में लग जाती है और जूस निकाल कर बारी बारी से सबको देने लगती है। इधर सुजीत अपने काम में व्यस्त था। जो इंजीनियर था उसको समझा रहा था और वो जो खेत का जो ब्रोकर होता है, दलाल होता है, वो भी। तो इन सारे से बैठकर उस सुजीत की चर्चा हो रही थी और इसी बीच में वो महिला एक गिलास लेकर सुजीत के पास जाती है और कहती है, लो साहब जूस पी लो। चूँकि सुजीत का जो फेस था अभी उल्टे साइड था, लेकिन वो जब आवाज़ सुनता है सुजीत तो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वो आवाज़ इससे पहले वो सुन चुका था। और जब वो चौंक कर एकदम पीछे घूमता है तो देखता है कि वो जो जूस लिए खड़ी महिला है वो कोई और नहीं है, उसकी तलाकशुदा पत्नी है, जिससे आज से 9-10 साल पहले तलाक हो गया था। उसको देखते ही सुजीत एकदम भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसके माइंड में वो सारी बातें चलने लगती, वो सारी बातें एक झटके में घूम जाती है कि कैसे इस महिला ने किसी दूसरे आदमी के चक्कर में मुझे छोड़ दिया, मुझसे तलाक ले लिया, मेरे ऊपर बहुत गंदे इल्ज़ाम लगवाए। दोस्तों, क्या होता है उसके बाद इस कहानी में और क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी सच्चाई, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आप इस कहानी को वैसी महिला के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिसके ऊपर अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द का भूत सवार हो चुका हो, क्योंकि ये कहानी वैसी महिलाओं के आंखें खोल देगा। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के सियालदह में रहने वाले एक सुजीत मुखर्जी की और डिम्पल की। सुजीत एक मध्य वर्गीय व्यवसायी का लड़का था। डिम्पल से कॉलेज के दौरान ही दोनों का प्यार हुआ था और वहीं से फिर ये बात शादी तक पहुंची और इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी गई। आपको पता होगा कि जो व्यवसायी लोग होते हैं उनके घर में नौकरी का क्रेज कम होता है और व्यवसाय का क्रेज ज़्यादा होता है, और उसी का असर सुजीत के ऊपर भी था। सुजीत भी व्यापार में ही आगे अपना कैरियर देखता था। सुजीत अपना अब बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसीलिए वो सियालदह से दूर कोलकाता में अपना एक कपड़े का दुकान खोलने का विचार करता है और अपनी पत्नी को लेकर कोलकाता पहुंच जाता है। एक छोटा सा कपड़े का दुकान खोलता है, एक किराए का रूम लेता है जिसमें वो रहता है। सुजीत बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहा था, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे इस दुकान को इतना बड़ा करना है कि इस इलाके के बड़े कपड़ा व्यापारियों में मेरा नाम शुमार हो जाए। और वैसे भी बड़ा आदमी बनने की किसकी इच्छा नहीं होती, मेहनत से बड़ा आदमी बना जा सकता है, तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है। और यही काम सुजीत कर रहा था। वो प्रत्येक दिन 8 बजे अपने घर से लंच लेकर निकल जाता था दुकान के लिए और फिर रात्रि में 8-9 बजे घर पे आता था। उसकी जो पत्नी थी डिम्पल, वो भी उसका बहुत सहयोग दे रही थी। जब सुजीत चला जाता तो डिम्पल घर में अकेली रहती और फिर
धीरे धीरे ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। डिम्पल की नज़र उस मकान मालिक के बेटे से मिल गई, टकरा गई और फिर उन दोनों में बातें आगे बढ़ गई। मकान मालिक का जो बेटा था डिम्पल के ऊपर डोरे डालने लगा और ये बात डिम्पल को भी अच्छा लगने लगी। और फिर अब डिम्पल के लिए क्या कहने, क्योंकि डिम्पल के कमरे में पति के जाने के बाद कोई होता नहीं था और जो ही पति चला जाता था अब डिम्पल उस मकान मालिक के बेटे को अपने घर में, अपने कमरे में बुलाने लगी। मकान मालिक का जो बेटा था डिम्पल को बड़े बड़े सपने दिखाने लगा, इतने बड़े बड़े सपने कि डिम्पल को लगता था कि मैं अपने पति के साथ इस सपने को पूरा कर ही नहीं सकती हूँ। और फिर धीरे धीरे डिम्पल के मन से अपने पति का प्रेम कम होता चला गया और उसके मन में मकान मालिक के बेटे का जगह बनता चला गया। अब डिम्पल अपने पति से बेरुखी से पेश आने लगी थी। पति जब उससे बात करने की कोशिश करता तो वो कोई न कोई बहाना बना देती। वो अपने पति के साथ ठीक से सोना भी नहीं चाहती थी और इस व्यवहार में अंतर को उसका जो पति सुजीत मुखर्जी था अच्छे से देख पा रहा था। पहले तो सुजीत को लगता था कि हो सकता है कि पैसे की कमी के कारण या कोई स्वास्थ्य गड़बड़ी हो, इसके कारण इसके मन में चिड़चिड़ापन है। लेकिन फिर एक दिन सुजीत रंगे हाथों अपनी पत्नी डिम्पल को मकान मालिक के लड़के के साथ देख लेता है और उसके बाद फिर शुरू होता है झगड़ा दोनों के बीच में। सुजीत बहुत ही समझदार था। वो सोचता है कि हो सकता है कि कहीं एकांत में रहने के कारण मेरी पत्नी बहक गई हो, तो वो फिर से अपनी पत्नी को एक मौका देना चाहता है और पत्नी को समझाता है, समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अब पत्नी घायल नागिन की तरह हो गई थी। अब वो ये सोच रही थी कि जब मेरे पति को पता चल ही गया है तो अब इस रिश्ते को छुपाने से क्या फ़ायदा। और वो अपने पति से कहती है कि मैं आपके साथ तो खुश नहीं रह सकती, आप मुझे खुश नहीं रख सकते, मैं उसी लड़के के साथ रहना चाहती हूँ, मकान मालिक के लड़के के साथ। ये बात जब सुजीत सुनता है तो उसके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन डिम्पल के ऊपर सुजीत के बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता। डिम्पल अपने जिद पर अड़ी हुई होती है कि नहीं, मुझे तो मकान मालिक के लड़के के साथ ही रहनी है। चूँकि डिम्पल प्रेग्नेंट थी और इसी बीच में वो एक बेटे को जन्म देती है। जब बेटे को जन्म देती है तो सुजीत उसकी बहुत ही केयर करता है, देखभाल करता है, अपनी पत्नी की भी और अपने बच्चे की भी। अब सुजीत को लगने लगा था कि उसकी जो पत्नी डिम्पल है उसका सब कुछ नॉर्मल हो गया है, वो अपनी पिछली बातों को भूल गई है, अब सब कुछ हमारे परिवार में ठीक होगा। लेकिन डिम्पल कहाँ मानने वाली थी। जो ही बच्चा हुए 1 महीने हो जाते हैं कि डिम्पल का नाटक फिर से शुरू हो जाता है और डिम्पल तरह तरह की बातें सामने लेकर आने लगती है, तलाक का दबाव बनाने लगती है और पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देती है कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है। महिला आयोग में इसकी शिकायत दे देती है और जिसके कारण सुजीत परेशान रहने लगता है। वो कोर्ट में जाकर तलाक की अर्जी दायर कर देती है। पति उसका पैर पकड़ लेता है, बहुत गिड़गिड़ाता है कि देखो इससे हमारी बहुत बदनामी होगी, हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा। लेकिन डिम्पल के ऊपर इस बातों का कोई असर नहीं पड़ता। सच बात है कि अगर महिला निभाने पर आ जाए तो नमक रोटी खाकर भी निभा सकती है। अगर उसके मन में बेईमानी आ जाए तो वो 5 स्टार होटल में जाकर भी खुश नहीं रह सकती। अंत में कोर्ट का फैसला आता है कि 50 लाख रुपए सुजीत मुआवजे के तौर पर डिम्पल को देगा। वो 50 लाख देने में सुजीत का दुकान बिक जाता है। सुजीत की जो अपनी कुछ प्रॉपर्टी थी गांव में उसको बेचना पड़ता है, तब जाके 50 लाख वो दे पाता है और सुजीत सड़क पे आ जाता है। सुजीत कोर्ट में कहता है कि कम से कम मेरे बेटे को तो मुझे सौंप दिया जाए। तो कोर्ट में डिम्पल ये बात बताती है कि ये जो बच्चा है मेरे पति से नहीं है, ये बच्चा मेरे प्रेमी से है और इसीलिए इस बच्चे का बाप मेरा प्रेमी है, न कि ये, इसलिए मैं इसको नहीं दे सकती। और ये बात सुजीत के ऊपर बहुत बड़ी धक्का के रूप में लगता है। कोर्ट के हिसाब से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ बेच बाच कर सुजीत डिम्पल को दे देता है और इधर डिम्पल उस मकान मालिक के बेटे के साथ ऐश मौज में लग जाती है।
उसके बाद सुजीत कुछ दिन भटकने के बाद गुजरात के सूरत शहर में चला जाता है और वहाँ किसी तरीके से काम करते करते और फिर अपने मेहनत के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर सूरत का एक बहुत बड़ा साड़ी का, कपड़े का व्यापारी बन जाता है। वो इतना बड़ा व्यापारी बन जाता है कि सूरत शहर में उसका नाम चलता है। फिर उसकी इच्छा होती है कि मैं अपने शहर कलकत्ता में जाकर एक साड़ी का शोरूम खोलूं। सूरत जाने के 7-8 साल बाद वो फिर से वापस लौटता है कोलकाता शहर में, और जब वो साइट देखने जाता है अपने मैनेजर के साथ, वहीं पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से होती है जो गन्ने का जूस पिलाने के लिए आती है। सुजीत अपनी पत्नी को आज 9-10 साल बाद देख रहा था। सुजीत को ये उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी पत्नी इस हालत में उसे दिखाई देगी। इन पिछले 8-9 साल में उसने पता लगाने की भी कोशिश नहीं की थी कि कहाँ है वो, कैसी है वो। उसे तो लगता था कि वो मकान मालिक के बेटे के साथ खुश होगी, लेकिन आज ये देखकर कि सड़क पर वो गन्ने का जूस बेच रही है, उसको एक झटका सा लगता है। लेकिन उसके मन में ऐसा भी लगता है कि जिसने जैसा किया उसका वो भुगतान कर रहा है। उसकी पत्नी जब उसको जूस पिलाने आई थी तो वो जूस को एकदम झटके से फेंक देता है और एकदम चिल्लाते हुए अपने मैनेजर से कहता है कि इस औरत को यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। इतने गुस्से में हो जाता है कि वहाँ पर मैनेजर और जितने भी उसके जो स्टाफ थे वो घबरा जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने सुजीत को इस तरीके से गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। सुजीत बहुत ही शांत किस्म का आदमी था। तो स्टाफ वगैरह उस महिला को कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। स्टाफ अभी तक कुछ नहीं समझ पाया था कि इस महिला के ऊपर साहब जो है क्यों गुस्सा है। महिला को बाहर जब किया जा रहा था तो महिला स्टाफ से कहती है कि प्लीज़ मुझे एक बार उनसे एकांत में बात करनी है, आप उनसे कहो कि प्लीज़ 1 मिनट के लिए एकांत में बात कर लें। बहुत अनुनय विनय करती है तो स्टाफ जाकर सुजीत से कहता है कि सर वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही है, आपसे 1 मिनट एकांत में मिलना चाहती है। सुजीत का तो मन खट्टा हो चुका था, वो नहीं मिलना चाहता था, लेकिन फिर भी सोचा चलो 1 मिनट मिल लेते हैं, और उसको एकांत में बुलाया जाता है। जब एकांत में डिम्पल पहुंचती है कि पहुंचते ही सुजीत का पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है और कहती है कि गलती हर एक इंसान से होती है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, आप मुझे वापस बुला लो। तब सुजीत उसे कहता है कि वापस उसे बुलाया जाता है जिससे भगाया गया हो। मैंने तुझे भगाया नहीं है, तू तो खुद भागी है। मैं तो तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश किया, मैं तो तेरे पैर तक पकड़े हैं कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें उम्मीद भी है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी क्या हालत हुई होगी। जो अपनी मर्जी से जाता है उसको वापस नहीं बुलाया जाता। तब डिम्पल कहती है कि मुझसे गलती हो गई, ये बात तो मैं कह ही रही हूँ। फिर सुजीत कहता है कि अगर तुमसे गलती होती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन जो तेरी आंखों में बेहयाई आ गई उसका मैं क्या करूं? जो तुम्हारे जीवन में बेशर्मी आ गई उसका मैं क्या करूं? जो बेवफाई आ गई उसका मैं क्या करूं? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई थी जो तुमने मुझे धोखा दे दिया? मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन वो भी तो मैं तुम्हारे सपने के लिए, अपने सपने के लिए ही कर रहा था। अगर मैं सुबह दुकान पर चला जाता था और शाम लेट से आता था, वो भी तो इसीलिए कि मैं तुम्हारे हर एक ज़रूरत को पूरा कर सकूं। मैं भटक गई थी, मुझे फिर से अपने जीवन में शामिल कर लो। सुजीत कहता है कि भटक तो मैं भी सकता था, लेकिन मैं नहीं भटका, क्योंकि मेरी प्रेम की डोर तुमसे बंधी हुई थी। मैं कैसे भटक जाता? तू भटक गई क्योंकि तुम्हारे प्रेम की डोर कमज़ोर हो गई थी। मैं तुम्हें अपने जीवन में शामिल नहीं कर सकता। फिर डिम्पल कहती है कि क्या जो गलती करता है उसको जीने का अधिकार नहीं है? सुजीत कहता है ना, तुम्हें जीने से कौन रोक रहा है? इतना दिन से तो जिंदा ही हो, जी ही रही हो, मैंने कहाँ मना किया? तो डिम्पल कहती है कि क्या इस तरीके के जीवन को जीवन कहा जाता है, जहाँ पर ठीक से ये नहीं पता सुबह में अगर पेट भरा है तो रात में मेरा पेट भर पाएगा या नहीं। जो हमारा बेटा है वो भूखा सो जाता है, अभी उसका जो उम्र है पढ़ने का उम्र है और वो स्कूल नहीं जाता हो,
जिसके शरीर पर, उस छोटे बच्चे के शरीर पर ठीक से कपड़ा नहीं है, तो क्या ये जीना है? तो सुजीत कहता है कि इस जीवन को चुना भी तो तुमने अपने स्वेच्छा से है, मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं कहा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने गलती की है तो हर एक गलती की एक सज़ा होती है, और वो सज़ा ये है कि तुम मेरे जीवन में कभी भी वापस नहीं आ सकती हो। ये बात जब डिम्पल सुनती है तो उसके सारे उम्मीद पर पानी फिर जाती है, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि सुजीत अगर मुझे मिलेगा, जब मैं उसके सामने अपना दर्द बताऊंगी तो वो पिघल जाएगा और फिर से मुझे अपने जीवन में वापस बुला लेगा। लेकिन इस बार सुजीत बहुत बदल चुका था। लेकिन अब डिम्पल के पास एक आखिरी हथियार था, और डिम्पल सुजीत से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते हो तो मत रखो, लेकिन हमारा एक बेटा है जिसको तुम अपने साथ रखना चाहते थे। असल में वो तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें परेशान करने के चक्कर में कोर्ट में झूठ बोली कि ये तुम्हारा नहीं है, मेरे प्रेमी का है, लेकिन सच में ये तुम्हारा ही बेटा है। तो तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बेटे को तो अपने साथ रख लो। ये बात जब सुजीत सुनता है तो डिम्पल से कहता है कि मुझे पता था कि वो मेरा ही बेटा है, और मुझे उस बेटे को स्वीकार करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। मुझे मेरा बेटा वापस दे दो तो मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। उसके बाद कोर्ट में एक छोटी सी अर्जी डाली जाती है, और फिर कोर्ट के माध्यम से ही सुजीत अपने बेटे को डिम्पल से वापस ले लेता है, और डिम्पल खुशी खुशी अपने बेटे को सुजीत को सौंपती है। डिम्पल को उम्मीद थी कि जब अपने बेटे को सुजीत पा जाएगा तो उसके बाद वो मुझे भी अपना लेगा। अपने बेटे का हाथ सुजीत के हाथों में सौंपते हुए डिम्पल बोलती है कि क्या सच में तुम मुझे अपने जीवन में शामिल नहीं कर सकते? क्या तुम्हें मेरे इस हालात पे तरस नहीं आता? तब सुजीत उससे कहता है कि तरस आता है, बहुत ज़्यादा तरस आता है। भले ही तुमने मुझसे बेवफाई की, लेकिन मैं तुमसे आज भी प्रेम करता हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने साथ रख लूँगा तो इस पूरे पुरुष समाज के ऊपर मैं एक अत्याचार कर दूँगा, क्योंकि जो महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है उसका गलत फ़ायदा उठाकर तुमने मेरे ऊपर अत्याचार जुल्म किए हैं। अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो सारी महिलाएं ऐसा ही करना शुरू कर देगी, और इस समाज में एक नई चलन शुरू हो जाएगा, और उसका जिम्मेवार मैं हो जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें हर महीने कुछ कुछ पैसे भेजता रहूँगा, जिससे कि तुम अपना जीवन यापन ठीक से कर सको। और उसके बाद सुजीत अपने बेटे को लेकर गुजरात के सूरत शहर में लौट जाता है, और डिम्पल अपने किए पर पछताती रहती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम, अपना शहर अवश्य लिखें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा।